नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को छठे चरण में भले ही चुनाव हो गया हो, लेकिन चुनाव के खत्म होने के बाद भी सियासत थम नहीं रही है। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन 4 जून से पहले वोटिंग के बाद भी सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और वहीं बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से सभी 10 सीटों पर करनाल उपचुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है और वहीं इंडिया गठबंधन भी लोकसभा की 10 सीटों पर जीत का दम भरता नजर आ रहा है। और इन सब के बीच हरियाणा में बोगस वोटिंग का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। दरअसल हरियाणा में इस बार मतदान प्रतिशत कम रहा और अब कम हुए मतदान और साथ ही बोगस वोटिंग का मुद्दा लगातार गरमा रहा है और साथ ही बोगस वोटिंग के मुद्दे पर लगातार सियासत हो रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम ने बोगस वोटिंग के मुद्दे पर कहा कि अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पलटवार किया। हुड्डा ने कहा कि मनोहर लाल किस अथॉरिटी से एक्शन लेने की बात कह रहे हैं और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी हार स्वीकार कर ली है। लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है, बल्कि उसमें से कुछ लोगों ने सस्पेंड भी कर दिया, नोटिस दिया, लिस्टें बनवा करके और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है। कोई नया इम्प्लीमेंटेशन सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। ये आचार संहिता का उल्लंघन उनके ऊपर तो बैलेट है। उन्होंने लिखा है कि आचार संहिता विपक्ष ने बूथ कैप्चर किया और उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी दोषारोपण किया गया कि बोगस वोटिंग कराई गई। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक वरिष्ठ जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ जो नेता हैं प्रदेश के, उनके द्वारा लगाए जाने से ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो कितने इस चुनाव से असहज हो चुके हैं। वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं बोगस मतदान का, जबकि सारे अधिकारी उनके द्वारा तैनात किए हुए हैं, सारे कर्मचारी उनके द्वारा तैनात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन भी उनकी कठपुतली बनी हुई है। उसके बावजूद जो विपक्ष को कहना चाहिए था, उन्होंने कहा, इससे ये संकेत हमें अवश्य मिलता है कि जरूर इन्होंने जैसे पिछले चुनाव में गड़बड़ी करके दीपेंद्र हुड्डा जी को जैसे हराने का काम किया था, इनकी अभी भी मंशा ये हो सकती है। वो क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनकी? मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है, किस बात के लिए? अरे गवर्नमेंट उनकी, वहां पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे हुए ना, तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई है क्या पूरे उसमें? उस टाइम तो करनी। अब ये जो इस किस्म के बयान जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं और मैं या अपनी हार स्वीकार करने के बयान होते हैं। हार स्वीकार कर चुके हो। सर एक सवाल सर, दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि पानी की कमी हो रही है और हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, और दिल्ली में लोग पानी से त्राही त्राही मांग कर रहे हैं। तो बात करें वो सरकार से, अपना देखें। हमने हिस्सा बनता था, हमारे समय में तो हम पूरा देते थे हिस्सा सबका, हम अपना हिस्सा लेते थे, लेकिन हमारा हिस्सा जो अभी मिलना है एसवाईएल का, वो क्यों नहीं केंद्र सरकार होती भाई यार? और जो जिस प्रकार से ये जो धमकियां दी जा रही हैं कर्मचारियों को, मैं समझ में नहीं आता। जब जिम्मेवारी पद की बात कर रहे हैं, बैठ के ऐसी बात करते हैं, किसको धमकियां दे रहे हैं भाई? किस अथॉरिटी में किसको धमकी दे रहे हैं? हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को छठे चरण में भले ही चुनाव संपन्न हो गया हो, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा में बोगस वोटिंग का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और दरअसल हरियाणा में इस बार मतदान प्रतिशत कम रहा और अब कम हुए मतदान और बोगस वोटिंग का मुद्दा लगातार गरमा गया है। और बोगस वोटिंग के मुद्दे पर
लगातार सियासत देखने को मिल रही है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। हरियाणा के पूर्व सीएम ने बोगस वोटिंग के मुद्दे पर कहा कि अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं इसी पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मनोहर लाल किस अथॉरिटी पर एक्शन लेने की बात कह रहे हैं और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी हार स्वीकार कर ली है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा के पूर्व सीएम ने बोगस वोटिंग के मुद्दे पर कहा कि अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा और ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। और वहीं पर इसी पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मनोहर लाल किस अथॉरिटी पर एक्शन लेने की बात कह रहे हैं और कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी से उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और इसी को लेकर लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है और बोगस वोटिंग और साथ ही बयानबाजी और बवाल। हरियाणा के पूर्व सीएम ने बोगस वोटिंग के मुद्दे पर कहा कि अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है और साथ ही ऐसे अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वहीं इसी पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मनोहर लाल किस अथॉरिटी पर कह रहे हैं कि एक्शन लेने की बात जो मनोहर लाल ने कही उस पर पलटवार किया कि किस अथॉरिटी पर मनोहर लाल एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। और साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। दरअसल हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को छठे चरण में भले ही चुनाव संपन्न हो गया हो, लेकिन चुनाव के खत्म होने के बाद भी सियासत लगातार जारी है। 4 जून को नतीजे आएंगे और सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से सभी 10 सीटों और साथ ही करनाल उपचुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है। और वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन भी सभी 10 सीटों पर जीत का दम भरता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच हरियाणा में बोगस वोटिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल हरियाणा में इस बार मतदान कम प्रतिशत हुआ है और कम हुए मतदान और बोगस वोटिंग का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। चलिए इसी पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ मेहमानों की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ गई हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेजेपी प्रवक्ता मेघराज यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का पहले तो स्वागत है। और लगातार हरियाणा में बोगस वोटिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। और सबसे पहले सवाल मैं लेना चाहूंगी वैशाली तोमर जी से, हमारे साथ जुड़ गई हैं। वैशाली तोमर जी, अभी आपने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जी का बयान सुना कि सरकार आपकी, मैनेजमेंट आपका, सब कुछ आपका, लेकिन फिर हरियाणा में बोगस वोटिंग क्यों? क्या कुछ कहेंगी? ठीक है, लगता है कि तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया है। संपर्क साधने की कोशिश लगातार जारी है। रुक कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंश वत्स जी, क्या वाकई में बोगस वोटिंग हुई है इस लोकसभा चुनाव के दौरान, या फिर क्योंकि बीजेपी बड़े मुखर होके ये कह रही है कि बोगस वोटिंग हुई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही ज्यादा हंसी की बात आती है जब मैं ये सुन रहा हूँ
कि जहां पर एक आरोप ये लगाया जाता था भाजपा पे कि भाजपा फर्जी वोट डलवाती है, ईवीएम में गड़बड़ी करती है, चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है, वो भाजपा का साथ देता है, इस प्रकार के आरोप जो थे वो विपक्ष आज तक लगा रहा था। लेकिन आज पहली बार सुनने को मिल रहा है कि सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, चुनाव आयोग सब कुछ उनका है। इस बीच में कांग्रेस का कोई एक नेता है जो कि फर्जी वोटिंग करवा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा हंसी की बात है और इसे सुनकर सबसे ज्यादा हंसी आती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई एक बात है जो कि चर्चा का भी विषय होना चाहिए, क्योंकि ये भाजपा अपना केवल और केवल अपनी हार स्वीकार करने का एक तरीका है। तो उन्होंने एक बहाना बनाया हुआ है कि किस प्रकार से वो अपनी हार को दिखाएंगे, क्योंकि उनके खुलाम तो ये नहीं कह सकते कि बीते 10 सालों में उन्होंने जनता के बीच में कभी गए नहीं, जनता के बीच में रहकर कभी जनता के लिए काम नहीं किया, किसानों उनके पक्ष में नहीं है, महिलाएं उनके पक्ष में, युवा में नहीं है उनके पक्ष में, कोई भी एक वर्ग आप ले लो, कोई भी उनके पक्ष में उनको वोट देने को राजी नहीं है। इस बीच में वो अपनी हार को किस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, वत्स जी बने रहिए हमारे साथ लगातार। यादव जी का रुख कर लेते हैं, जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। यादव जी, आप सत्ता में थे बीजेपी के साथ, अब बोगस वोटिंग पर आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वजह निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा में बोगस वोटिंग हुई है? नमस्कार जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को और हमारे प्रवक्ता भाइयों को हमारा नमस्कार जी। देखिए, बड़ी ही विडंबना है आपकी बात, जहाँ हर बार जो है ठीकरा ईवीएम के सर पे फोड़ा जाता था, वो अब ईवीएम से निकल के कहीं ना कहीं बोगस वोटिंग पे आ गया है। और जहाँ बात की जाती है कि देखिए, मुझे लगता है कि प्रदेश में जो शासन कर रही है पार्टी, उन्हें ये फील नहीं आ रही कि हमारा मुख्यमंत्री कौन है। वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि कहीं मनोहर लाल जी अभी भी सरकार चला रहे हैं या सैनी जी सरकार चला रहे हैं। और ये उसी का कहीं ना कहीं एक पार्ट है जो हम सबके सामने आ रहा है निकल के कि जी बोगस वोटिंग हो रही है। भाई, सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, तो ये सब चीजें आपके कंट्रोल में है, पहली चीज। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर ऐसी हरकतें हुई है तो आपको ये भी पता होगा कि कौन कौन से पोलिंग बूथ है, कौन कौन से अधिकारी वहां अपॉइंटेड थे, वो आपके द्वारा या निर्वाचन आयोग के द्वारा जो अपॉइंट किया गया था, उन सब के अगेंस्ट जो है आपने एप्लीकेशन दी या नहीं दी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चुनाव के रिजल्ट से पहले जो है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक अपना अपना जो है तरीका पहले से ही रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, पब्लिक के सामने पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। कल को अगर हमारी जो है सीटें कम रहती है तो कोई तो ईवीएम को दोष देगा, कोई बोगस वोटिंग को देगा। तो कहीं ना कहीं सारा जो खेल है वो उसके जो इर्द गिर्द घूम रहा है। जहां तक बात आती है इलेक्शन की, सबको सामने देखा होगा कि ओवरऑल इलेक्शन जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम रहा है। और कम वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं आपको भी पता है, और जो आज तक का जो डेटा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो उसके अंदर भी जो वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब कहीं ना कहीं लोगों में मायूसी है इस इलेक्शन में जो बीजेपी के अगेंस्ट रहेगी। क्योंकि जहां आप 60% से अबव जहां पोलिंग की बात करते हैं तो वहां हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो है वोटर बाहर निकलता है, और बाहर निकल के वो जो है कहीं ना कहीं एक पार्टी स्पेसिफिक को बेनिफिट पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं हार का और जो डिफरेंस का जो डर है वो सता रहा है, और उसको दूर करने के लिए अभी से हर पार्टी अपने अपने पैतरे जो है आजमा रही, चाहे वो ईवीएम को दोष देने का हो या लेटर ऑन जो है ईवीएम को, और अभी आपका जो है पोलिंग का। तो इन चीजों पर चर्चा चल रही है। मुझे याद आ रहा है एक अभी सीरीज आया था थोड़े दिन पहले, महारानी। उस महारानी सीरीज के अंदर क्या होता है, इन बिटवीन सीएम बदल दिया जाता है, और जब सीएम किसी काम के लिए बोलता है तो उसको ये बोला जाता है उनके सचिव के द्वारा, जो पुराने सीएम थे, कि अभी सर ने मना किया है किसी भी काम करने के लिए। तो वो कहता है लास्ट में कि यार मेरा गाँव है, उसमें तो काम कर लेने दो। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हरियाणा में भी बन गई है। सीएम अपने आप को सीएम नहीं समझ पा रहे हैं, वो अभी भी अपने आप को एमपी की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो एक्स सीएम है वो हर जगह अभी भी ऐसे प्रेजेंट हो रहे हैं जैसे कि वो सीएम पद पे हो। और कहीं ना कहीं उन सब नाकामियों को छुपाने के लिए नए नए तरीके निकालकर, और जो एक बहकाने का स्वरूप चलता है पुराना पब्लिक को, जबकि ये भूल गए कि अब यूथ आगे आ गया है और यूथ काफी पार्टिसिपेट कर रहा है, और कोई स्पेसिफिक होना, हर आदमी के हाथ में कैमरा है, हर आदमी अपनी बात जो है आराम से रख पा रहा है, और बड़े आराम से हर एक की मैसेज जो है पब्लिक तक पहुंच पा रहा है। तो ये जो हथकंडे पुराने वो चल नहीं पाएंगे, और हम तो यही कहेंगे कि आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे इलेक्शन हुए हैं, और जो भी पार्टी है उन इलेक्शन के अकॉर्डिंग अपने अपने जो है आने वाले विधानसभा इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, जो कि जेजेपी पार्टी बहुत ही समझदारी से, और आने वाले इलेक्शन की तैयारी में भी हम जुट चुके हैं। और साथ में इस इलेक्शन में भी मैं एक बात आपके दर्शकों को और अपने सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि जेजेपी इस इलेक्शन में थर्ड फ्रंट जिसे कहते हैं, या तीसरा विकल्प
निकल कर उभरेगी और ये दिखाएगी कि इतनी जो हमने 4.5 साल की जो सरकार में रह के सहयोग कर किया है, उसका कहीं ना कहीं अगर कोई हमसे नाराज था तो हम उसको मनाने में कामयाब हो पाए हैं। और जो यूथ है वो पूरा जो है जेजेपी को पूरा सपोर्ट समर्थन जो है इस इलेक्शन में दिया है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ यादव जी। रुक कर लेते हैं इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ ओंकार सिंह जी लगातार बने हुए हैं। ओंकार सिंह जी, बोगस वोटिंग को लेकर सियासत या हकीकत किस तरह से देखते हैं? ये सियासत लगातार इस पर गरमाई हुई है या कुछ हद तक हकीकत नजर आ रही है, इसे कैसे देखते हैं? सोनिया जी, आमतौर पे ये सुना है कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है कि सत्ता पक्ष ने चुनाव प्रक्रिया का दुरुपयोग किया, बोगस वोटिंग कराई, जाली वोटें डाली। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। बहुत अजीब सी बात है। और उल्टा भी कहा हुआ, बीजेपी की पार्टी जो ये कहते हैं हमारे पास पन्ना प्रमुख है और ये कहते हैं हमारे पास अर्ध पन्ना प्रमुख है, मतलब आधे पन्ने का भी प्रमुख है। इतने कार्यकर्ता होने के बावजूद इन्होंने हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कार्यकर्ताओं को अपने बूथ पर बिठा रखा था। इतने सारे पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कार्यकर्ता होते हुए बोगस वोटिंग हो जाए तो बहुत अजीब सी बात है, हास्यास्पद लगता है, हंसी भी आती है। और दूसरी बात, अगर बोगस वोटिंग पड़ी तो चुनाव की प्रक्रिया क्या है? 100 रुपए देके वोट चैलेंज किया जाता है जी। क्या इन्होंने किसी वोट को चैलेंज किया? इन्होंने एक भी वोट चैलेंज नहीं किया, जो मेरे को लगता है। तो अब ये इन्होंने जो आरोप लगाया बोगस वोटिंग का, इसके पीछे जो मेरी समझ कहती है 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये अपनी हार का ठीकरा बोगस वोटिंग को देना चाहती है, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आप देखिए, बीजेपी जब भी कोई बड़ा कांड करती है तो जनता का ध्यान कहीं ना कहीं भटका देती है। ठीक है सोनिया जी, आपने देखा होगा गांव में जो चोर भैंस चोरी करने आते हैं वो 2 टोलियां बनाते हैं। एक टोली भैंस को चोरी करती है और दूसरी टोली टल बजाते हुए दूसरी साइड में चली जाती है जनता को गुमराह करने के लिए, कि जनता दूसरी तरफ जाए, जहां से टल की आवाज आ रही है भैंस दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है कि जनता के साथ कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है जिसकी वजह से ये जनता को गुमराह करने के लिए बोगस वोटिंग का वो लगा रहे हैं, राग लाप रहे हैं। और देखिए, बोगस वोटिंग की आड़ में पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम उन अधिकारियों को देख लेंगे। ठीक है। और देखिए, उन बोगस वोटिंग के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री को क्या अधिकार है? मुख्यमंत्री महोदय तो कह सकती हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री महोदय किस हैसियत से उन अधिकारियों को धमका रहे हैं, ये समझ से परे है। और वैसे भी देखा जाए, आज चुनाव प्रक्रिया में ना प्रधानमंत्री है ना मुख्यमंत्री है, इलेक्शन कमीशन आल इन आल है। और इलेक्शन कमीशन एक तोता है जो बीजेपी के द्वारा रखा हुआ है। और उस तोते के होते हुए अगर ये कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो बहुत हास्यास्पद बात है। चुनाव आयोग इनका, जांच एजेंसियां इनकी, पुलिस इनकी और अर्धपन्ना प्रमुख भी इनके, उसके बाद भी अगर बोगस वोटिंग पड़ जाती है तो इनके अपने मुंह के ऊपर एक चांटा है। ठीक है, बहुत अजीब बात है, मेरे को ये हास्यास्पद लगता है। मेरे हिसाब से बोगस वोटिंग होना बहुत मुश्किल है। ठीक है ओंकार जी, इसी पर सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ वैशाली तोमर जी फोनो लाइन पर, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। वैशाली जी, आपने अभी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान सुना, अभी हमने बाइट चलाई थी और उन्होंने उसमें कहा कि हरियाणा में सरकार आपकी, मैनेजमेंट आपका, फिर बोगस वोटिंग क्यों हुई? क्या कहेंगी? तोमर जी, आपको आवाज, तोमर जी आवाज आ पा रही है आपको? ठीक है, लगता है कि तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट रहा है। लगातार रुक कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लगातार अंश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अंश, हरियाणा में बोगस वोटिंग की सरकार कितनी जिम्मेदार है और अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ वजह इसके पीछे निकलकर सामने आ रही है? क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात तो बोगस वोटिंग जैसी जो बात है, ये
ऑडियो जो है मेरे को बार बार सुनाई दे रहा है, तो प्लीज अभी इसको देख लीजिएगा। और मेरे को जो मेरे ही ऑडियो वापस आ रहा है ना, उससे जरा आप करवा दीजिए। ठीक है। हाँ, और मैं ये कह रहा था कि जो बीजेपी ये जो आरोप लगा रही है कि बोगस वोटिंग हुई है, फर्जी वोटिंग डली है, तो इससे मैं क्या कहूँ? मतलब आप खुद देखिए ना, ये हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है, इन्होंने भी ये बात क्लियर कर दी है कि मैनेजमेंट उनका है, सरकार उनकी है, सब प्रशासन उनका है, सब कुछ उनका है। सबसे पहली बात तो अगर ऐसी वोटिंग हुई है तो सबसे पहले तो ये सरकार की नाकामी है। दूसरी बात ये है कि ऐसी चीज होना ही सबसे ज्यादा हंसी का विषय है कि आप अपनी हार से इतने ज्यादा बौखला गए कि आप इस प्रकार के आरोप लगा रहे हो। अब आपको इस प्रकार की चीजों के पीछे छुपने का अब आपको सहारा लेना पड़ रहा है कि फर्जी वोटिंग डली है, वो भी ऐसी जगह पे जहां पर आपकी सरकार रही है। असल बात यह है कि भाजपा की ये नाकामी है, भाजपा अपनी बात को नहीं कर पा रही है। इस प्रकार से एक आप हरियाणा की बात कर लीजिए तो ये इस प्रकार से एक हथकंडे अपना रहे, किस प्रकार से अपनी हार को छुपाएं। और उधर मोदी जी अगर आप देखेंगे तो जब चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका, इस बीच पे अपना चुनाव प्रचार करने का एक नया तरीका उन्होंने अपनाया है कि किस प्रकार से वो चुनाव प्रचार समझाने के बाद भी अपना प्रचार कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। उन्होंने सोचा है कि किस प्रकार से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन खुलेआम होता जा रहा है भाजपा के द्वारा। तो इस प्रकार से ये भाजपा की जो बौखलाहट है, उनकी जो हार है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यादव जी, तमाम तरह के आरोप सभी पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया बोगस वोटिंग को लेकर? देखिए, मैं इसमें दोबारा से एक बात कहना चाहूंगा कि जहां अभी ओंकार जी ने बताया कि हर बूथ पर जो है बूथ लेवल कार्यकर्ता है, ये बहुत बड़ा जो है तोतई की तरह रटा जा रहा था बार बार कि हमारे पास बूथ लेवल पे कार्यकर्ता है, हर बूथ पे हमारे एजेंट बैठे हुए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो सब कहाँ थे? अगर आपके पास बूथ लेवल पे इतने बड़े कार्यकर्ता है तो क्यों नहीं किसी ने भी किसी भी वोटिंग को जो है चैलेंज क्यों नहीं किया? आप ये बताइए कि कितने वोटिंग जो है आपने अभी तक किस बूथ पे जो है आपने चैलेंज किया और उसको जो रिटर्निंग ऑफिसर आपके जो पदाधिकारी वहां पे मौजूद थे, आपने कितने रजिस्टर करवाए? या सिर्फ आप एक फेक न्यूज चला के आप ये दिखाना चाहते हो कल को अगर सीटें कम ज्यादा होती है तो उसका असर हमारे ऊपर ना पड़े? जैसे कि अभी आपने देखा हो कि एक इंटरव्यू देख रहे थे हम जिसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि मैंने तो जो है मजाक में 400 पार बोल दिया था ताकि जो है सारी विपक्ष का ध्यान 400 पर चला जाए और वो 400 के बारे में करे और वो करते रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं प्लानिंग की, बट जो अभी करंट सीटों का जो माहौल बनता नजर आ रहा है वो कहीं उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन वो ठीकरा सर पे फूटे उससे पहले उसको मजाक का जुमले का नाम दे दिया गया है। वही अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक, अगर हम गुड़गांव की जाए जहाँ पर हमारे बहुत ही युवा साथी फाजिलपुरिया जी इलेक्शन लड़ रहे थे गुड़गांव से, अगर मैं वहां की बात करता हूँ स्पेसिफिक बीजेपी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी साफ तौर पर नजर आया है कि जो गुटबाजी है पार्टी की, जितने भी सीनियर लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं गायब थी। अगर आपकी सीनियर लीडरशिप ही गायब थी, अगर मैं गुड़गांव की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में और जगह भी वो लोग गायब हो गए। तो इस वजह से उन सब रीजन को अभी से पोर्ट्रे किया जा रहा है ताकि पब्लिक कल को ये ना बोले जनता कि भैया ये क्या हुआ, एकदम से ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो वो ठीकरा फोड़ने के लिए एक नया जो जुमला जिसे कहते हैं वो तैयार कर दिया गया है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो इलेक्शन था आपकी बार का, ये इलेक्शन देखिए जनता का इलेक्शन था। जो हमारी जेजेपी पार्टी का जो भी है इसमें ये है कि ये इलेक्शन जनता का इलेक्शन था और जनता ने जहां, अगर हम बात करते हैं कि जो है नेशनल पार्टी पे बहुत फोकस रहा है इस इलेक्शन में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है क्योंकि ये नेशनल से रिलेटेड इलेक्शन था और हर जो है देशवासी चाहे हरियाणा वासी सबका ये था कि हम नेशनल पार्टीज को कहीं ना कहीं आगे लेके आए, चाहे उसके कार्यकर्ता भी ग्राउंड पे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक विचार होता है कि हम नेशनल पार्टीज को देखें इस इलेक्शन में। जहां तक लोकल पार्टीज का था, लोकल पार्टीज के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जेजेपी एक थर्ड फ्रंट की तरह उभर कर सामने आया है और आप रिजल्ट देख के चौंकाने वाले होंगे जिसके अंदर जेजेपी पार्टी को, जो चाहे युवा हो चाहे हर वर्ग, जहां बात यहाँ पर किसी कास्टिज्म की जाति विशेष को लेकर हो रही थी, वहीं जेजेपी एक ऐसी पार्टी जो दो चीजों को बहुत मजबूती के साथ जो है सबसे आगे रखा है और हमने एक बहुत ही अच्छा विकल्प देने का काम किया इस इलेक्शन में। और फिर से मैं ये बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये इलेक्शन क्योंकि राष्ट्र का इलेक्शन है, फिर भी आप देखेंगे कि जो मतदान हुआ है कहीं ना कहीं जेजेपी पार्टी का जो पिछले बार का जो हमारा रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को हम कहीं से बहुत आगे तक ले जाने में सक्षम होंगे।
ठीक है यादव जी, फिलहाल ब्रेक की ओर समय हो गया है। फिलहाल अभी ब्रेक की ओर जाना है। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। लगातार हरियाणा में बोगस वोटिंग पर सियासत गरमाई हुई है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, लेकिन इसी पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो कि आपका एक बैंक अकाउंट है। उसमें हर रोज सुबह सुबह 86,400 रुपए जमा होते हैं, जो आपको उसी दिन रात तक खर्च भी करने हैं। और यदि आपने पूरे खर्च नहीं किए तो आपका बैंक बैलेंस अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा। उसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये राशि 86,400 है और इतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। अब आप क्या करोगे? एक समझदार व्यक्ति की तरह एक बजट बनाओगे और उससे पूरा का पूरा खर्च करने का प्लानिंग करोगे। दोस्तों, हमारा ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है समय। इसमें भगवान हर रोज 86,400 सेकंड जमा करते हैं। अब उस समय का खराब करना या एक एक सेकंड का उपयोग करना, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। ये समय सभी के पास बराबर है, ना कम ना ज्यादा। ये समय ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और ना किसी के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी नो ओवरड्राफ्ट, नो बोरोइंग। अक्सर लोग कह देते हैं अभी समय नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, समय तो प्रकृति ने सभी को बराबर का दिया है। हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। इसलिए जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट को समझें और समय का सदुपयोग करना सीखें। किसी ने ठीक कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार। बढ़ते हैं चर्चा में आगे। लगातार हरियाणा में बोगस वोटिंग का मुद्दा जो है वो लगातार गरमाया हुआ है। सभी पार्टियां वार पलटवार कर रही हैं और साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लगातार ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही इसी पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किस अथॉरिटी के आधार पर मनोहर लाल कह रहे हैं कि अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और इसी पर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। लगातार हमारे साथ वैशाली तोमर जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ फोनो लाइन पर जुड़ गई हैं। तोमर जी, अभी आपने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सुना। उन्होंने कहा कि सरकार आपकी, मैनेजमेंट आपका, फिर बोगस वोटिंग क्यों हुई? क्या कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष है, विपक्ष का काम तो कुछ ना कुछ कहना ही है। और जाहिर सी बात है कि जब भी कोई कुछ भी, ये लोग अपनी चालाकियों से
जब भी सरकार को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके काम में कमियां, जब इनको खामियां नजर नहीं आती हैं और अपनी चालाकियों से, अपने कुकृत्यों से कुछ ऐसी चीजें सामने लाकर जानबूझकर सरकार को नीचा दिखाने के लिए और जनता के बीच में उसको गिराने के लिए ऐसे काम करते हैं, तभी ये इस तरह की वीडियो वायरल और इस तरह का इनकी सोची समझी साजिशें होती हैं कि किसी भी तरह से जनता, जो सरकार है, जो सही तरीके से कार्य कर रही है, उसको किसी भी तरह से उसको नीचा दिखाया जाए, उसको बेकार साबित किया जाए। तो उसमें इनकी पूरा ये दिमाग, पूरी अपनी व्यवस्था, पूरा अपनी समझ, पूरी अपनी बुद्धि और पूरे अपने समय का इस्तेमाल करते हैं और ये हर बार, हर समय और समय समय पर इस चीज को साबित कर देते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगी हुड्डा जी को कि वो अपनी हार से उनको जान चुके हैं कि बस अब 4 तारीख का समय अब नजदीक आ रहा है। अब आप भी, सोनिया जी आपके सामने भी होगा और हम भी यहाँ बैठकर बता रहे होंगे, 4 तारीख को सब कुछ सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से जनता को बरगला रहे थे। ठीक है वैशाली जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। वैशाली जी हमारे साथ लगातार कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए हैं। वत्स जी, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के आरोप लगा रही है और वही वैशाली जी को अभी आपने सुना, वैशाली जी कह रही है कि कांग्रेस में हार की बौखलाहट है, इसलिए ऐसे आरोप लगा रही है। क्या कुछ कहेंगे? वजीम बोल रहे हैं। नहीं आ रही आपकी बिल्कुल जी। वंशी म्यूट पे बोल रहे हैं। वंश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने बोला कि ये जो मुद्दा है ये विपक्ष ने उठाया है, तो उनको ही नहीं पता कि इनकी पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इस वजह से ये इस प्रकार के बातें रख रही हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा था ये इन्हीं के ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मुद्दा उठाया था। ये विपक्ष के द्वारा उठाया गया मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा कि भैया विपक्ष को शाम को आना होता है, इस वजह से कोई ना कोई बात उनको रखनी होती है, तो इस वजह से ये बात रख ली। अरे पहले आप ये तो देख लीजिए कि आपकी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया है। असल बात यह कि हुड्डा जी को अपनी हार नहीं दिख रही, हार दिख रही है मनोहर लाल खट्टर जी को, भाजपा को अपनी हार दिख रही है। इस वजह से वो इस प्रकार के बहाने लगाने का काम कर रही है और जनता को कोई भी नहीं बरगला रहा है। जनता को कोई बरगलाने का काम कर रहा है तो वो भाजपा है, मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी है। इस वजह से वो तमाम चुनावी जनसभाओं में दूसरे मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता के बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराधों को लेकर वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। एक शब्द नहीं बोलेंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आज किस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अस्तित्व को स्वीकारने से ही इंकार कर दिया। इस पर किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया है, इसको लेकर वो जो वैशाली जी है वो एक शब्द नहीं बोलेंगी। वो एक शब्द नहीं बोलेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आज किस प्रकार से अपना चुनाव प्रचार समझाने के बाद भी अपना चुनाव प्रचार जारी रखा है। इसको लेकर भी वैशाली जी एक शब्द नहीं बोलेंगी। इससे ये स्पष्ट होता है कि भाजपा को अपनी बौखलाहट जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे सोनिया जी तमाम डिबेटों में। अगर आप देखेंगे चुनाव से पहले कि भैया हमने पन्ना प्रमुख तक बना दिया, पन्ना प्रमुख तक बना दिया। अरे भैया आपका पन्ना प्रमुख कहां था जब इस प्रकार की अगर चीजें हो रही हैं? आपके पन्ना प्रमुख ने क्यों नहीं जोड़ा आपके लोगों को? असल बात यह कि इनकी जो अगर आप देखेंगे वोटें जो है वो कम गिरी हैं। इस वजह से ये इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि इनके पक्ष में कम वोटिंग जो हुई है वो इस कारणवश हुई है। ठीक है वत्स जी, ओंकार जी के पास चलते हैं। ओंकार जी क्या कुछ कहेंगे? तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता तोमर जी को सुना। क्या लगता है कि हरियाणा में बोगस वोटिंग किसकी नाकामी? ओंकार जी। सोनिया जी पहली बात तो मैं कहता हूँ 10 सीटें हरियाणा में, प्रत्येक सीट पर लगभग 20 लाख वोट हैं, तकरीबन 2 करोड़ वोट हैं। अगर 10-20 बोगस वोटिंग मैं नहीं कहता दिल्ली भी होंगी, अगर दिल्ली भी है तो क्या बीजेपी ने उन वोट को चैलेंज किया? देखिए जब चुनाव आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। उस दौरान सारे राइट्स चुनाव आयोग के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो कार्य करने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है। लेकिन अगर बीजेपी ने कोई शिकायत करी है और चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया तो मेरे ख्याल ये दुनिया का पहला मैटर होगा कि जिसकी सरकार हो
उसी का चुनाव आयोग संज्ञान ना ले। अब देखिए, इस सरकार ने मुख्य चुनाव आयोग तो Z+ सिक्योरिटी दे दी। क्या कारण है उसको Z+ सिक्योरिटी देने का? क्या खतरा मुख्य चुनाव आयोग को? उसका काम तो सिर्फ निष्पक्ष चुनाव कराना है। अगर उसको Z+ सिक्योरिटी देगी, इसके कारण क्या हो सकते हैं, ये भी बड़े सोचने की बात है। हाँ, बोगस वोटिंग का जहां तक सवाल है, मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रक्रिया हुई होगी। अगर हुई है तो मुख्यमंत्री महोदय को, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को तुरंत इसकी शिकायत करनी चाहिए और उनकी शिकायत पर कार्रवाई चुनाव आयोग अवश्य करेगा। ठीक है, तोमर जी से सवाल ले लेते हैं। वैशाली जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप दोनों पार्टियों की ओर से लगाए गए। आपने वत्स को भी सुना और साथ ही ओंकार जी को भी आपने सुना। भारतीय जनता पार्टी लगातार बौखलाहट में और अपनी हार को लगातार देख रही है, जिसका ठीकरा बोगस वोटिंग पर फोड़ रही है। क्या कुछ कहेंगी तोमर जी? जी, मैंने वत्स जी को सुना। पहली बात तो उन्होंने मुझे ठीक से सुना ही नहीं, तो मैं कहूंगी कि जब वो दूसरों की बातों का जवाब दें तो उसको पहले बेहतर तरीके से सुन लें। मैंने कहा था, मैं दोबारा से अपनी बात दोहरा रही हूँ कि जो बोगस वोटिंग का है या कुछ भी इस तरह की चालाकियां और चालबाजियां जो करते हैं वो विपक्ष का काम है। इस तरह उनको पता है कि उनकी सरकार कुछ भी कर लीजिए, जनता उनको वोट देने नहीं वाली है। ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कहाँ है उनके पन्ना प्रमुख और कहाँ है उनके अन्ना प्रमुख। 4 तारीख का तो इंतजार करिए, सामने आ जाएगा, आप खुद ही देख लीजिएगा कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारे तो पन्ना प्रमुख कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएंगे। आप इनका बताइए, इनके तो कोई पन्ना प्रमुख छोड़िए, कुछ है ही नहीं पार्टी में। इनको यही नहीं पता कि अभी कौन किस दायित्व पे है। ये शुक्र करिए कि इनकी प्रवक्ता बन गए हैं और बैठकर बोलते हैं, लेकिन और इनके पार्टी के कोई भी आप पदाधिकारी बता दीजिए कि इनकी पार्टी के पदाधिकारी ही नहीं कहीं नजर आएंगे आपको। कार्यकर्ताओं की तो बात ही भूल जाइए। आप सिर्फ पैसे देके कहीं भी जनता को आंदोलन करवा सकते हैं, किसी को भी एक मोटी कमाई देके कि यहाँ रास्ते जाम करवा लीजिए, यहाँ आम जनता को परेशान कर लीजिए, वहाँ आम जनता को परेशान कर लीजिए। बाकी आप जबरदस्ती किसी को पैसे देके वोट नहीं डलवा सकते। मोदी जी को पैसे देके आप मोदी जी की, जो लोगों के दिल में मोदी जी के नाम की जगह है, मोदी जी के नाम की लहर है, मोदी जी को पसंद करते हैं, वो नहीं आप कर सकते। एक ऐसी राहुल गांधी जी की एक रैली ऐसी बता दीजिए कि जब देश की माताएं जो 80-90 यहाँ तक कि 100 साल की भी हैं, वो उनको माथा चूम रही हो या उनके लिए रो रही हो, आप कहीं गली में निकल जाइए सोनिया जी। और मैं वत्स जी को भी कहूंगी कि आज मेरे कहने से गली में निकल जाइए और 90 साल ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। तोमर जी इसी पर जवाब ले लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे अंश जी, क्या प्रतिक्रिया? चाहूंगा कि मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने बात करी कि पैसे देकर प्रदर्शन करवा सकते हैं। एक मेरे को इसी से एक किस्सा याद आया, अभी कुछ दिन पहले का ही है, चुनाव जब आचार संहिता लग गई थी उसके बाद का। AICC हमारा जो कांग्रेस मुख्यालय है राष्ट्रीय, उसके बाहर उन्होंने भाजपा के तमाम जितने भी यूथ विंग के उन्होंने अपने पैसे देकर लोगों को बुला सकते थे, यूनिवर्सिटी से लोगों छात्रों को बुला सकते थे, उन्होंने तमाम युवाओं को खड़ा कर दिया। वहां पर एक पत्रकार थे राष्ट्रीय चैनल के, उन्होंने उनसे सवाल पूछ लिया कि भैया आप ये जो पैम्पलेट लेके खड़े हो हाथ में पर्चा लेके, आपको पता भी है किस लिए लेके खड़े हो? एक बंदा कोई और कुछ कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, लेकिन पढ़ भी नहीं पा रहे थे कि वो पैम्पलेट पे लिखा क्या है, और वो चले थे भाजपा का पट्टा पहन के वहां पर प्रदर्शन करने। तो पैसे देकर कौन प्रदर्शन करवाता है, कौन चप्पा जाम करवाता है, वो भाजपा के प्रवक्ता को मैंने बता दिया। उन्होंने कहा कि पैसे देकर सभा में बुला सकते हैं, वोट डलवा सकते हैं, इनसे ज्यादा अच्छे से कौन जानता होगा। रायबरेली की एक सभा थी, मैंने कई बार इसका जिक्र किया कि अमित शाह जी की रायबरेली में सभा थी, वहां पर एक पत्रकार ने वहां पर सभा में मौजूद लोगों से सवाल पूछ लिया कि भैया आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया था कि भैया हमें 500 रुपए मिले थे, भाजपा के गुंडों ने उनको देख लिया कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहां पे उनको मार डाला। वहां पे किस प्रकार से 300 रुपए लेकर मोदी जी की रैली में लोगों को लाया जाता है, इस प्रकार का एक और वीडियो सामने आया था। तो किसकी सभा में पैसे देकर लोगों को बुलाया जाता है, इस बात का मैं आपको प्रमाण दे दिया है। रही बात, इन्होंने सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी की कोई भी आप एक रैली को लेकर दिखा दे जहां पर जो बुजुर्ग माता है उनका माथा चूम रही हूं। आप भारत जोड़ो यात्रा जो हमारी हुई थी
और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हुई थी, आप दोनों यात्राओं को देख लीजिए वैशाली जी, दोनों यात्रा का आप किसी भी दिन का कोई भी आप रैंडम एक क्लिप चला लीजिए, उसमें आपको लाइव इसके पड़े रहते हैं टेलीकास्ट जो हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसमें आप देख लीजिए कोई भी रैंडम क्लिप है, आपको तमाम जितनी भी बेरोजगार युवा थे वो आंखों में उनकी आंसू थे कि किस प्रकार से उनके साथ धोखा हुआ था, राहुल गांधी जी को किस प्रकार से वो गले लगा रहे थे, बूढ़ी माताएं जो थी किस प्रकार से वो उनका माथा चूम रही थी, उनको आशीर्वाद दे रही थी। और अभी हाल फिलहाल की प्रियंका गांधी जी की ही बात थी, किस प्रकार से वो एक अमेठी में सभा करके जा रही थी तो एक बुजुर्ग माता ने उनको रोका और उनके हाथ पर उनके सर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया। तो आप कोई भी क्लिप ले लीजिए, और सबसे ज्यादा मैं इस बात को कहने में बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करता हूं कि इस देश की कोई भी आप राज्य में चले जाए, किसी भी क्षेत्र में चले जाए, इस देश की महिलाएं अगर अपनी परेशानी को अगर किसी के सामने रखने में सुरक्षित महसूस करती हैं तो केवल और केवल राहुल गांधी जी हैं। और इसका प्रमाण भारत जोड़ो यात्रा में हमें मिला, किस प्रकार से महिलाओं ने जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न हुआ था उन्होंने केवल और केवल अपनी बात जो थी वो राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा में बताया कि हमारे साथ जिस व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न किया है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है, हम ये बात खुलकर नहीं कह सकते हैं, आप ही हमारे आज के पात्र हैं। तो अगर कोई इस देश में महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करते किसी के राज्य में तो वो केवल केवल राहुल गांधी जी के राज्य में महसूस करती है। ठीक है अंशु जी, लौटूंगे आपके पास। लगातार हमारे साथ मेघराज यादव भी लगातार बने हुए हैं। यादव जी, आपने सुना सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं, और अगर हरियाणा में बोगस वोटिंग हुई है तो क्या आपको नहीं लगता कि दोबारा चुनाव होने की मांग होनी चाहिए? क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पे कहना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप तो जो हर एक पार्टी एक दूसरे पर लगाती है, बट जब तक उसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलेगा तब तक ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। क्योंकि आपने देखे कि अगर आप देखेंगे हमारे ऊपर भी बहुत आरोप लगाएंगे कि इन्होंने ये घोटाला किया, इन्होंने ये किया, लेकिन अगर आप देखेंगे कि किसी ने भी एक एप्लीकेशन कहीं पे भी नहीं दी, तो आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उसके प्रूफ नहीं देंगे। जहां हम प्रूफ की बात करते हैं, मुझे अभी भी याद है जब केजरीवाल जी को एक आंदोलन से निकल के आए थे, एक थैला भरकर चलते थे जिसमें वो हर कांग्रेस के जो जितने भी नेता थे उनके अगेंस्ट उनके पास इतने प्रूफ थे कि वो उसी टाइम उनको जेल में डालने की बात कर रहे थे। लेकिन वो जितने भी झूठे आरोप थे या जो भी थे, आज वो सारे गायब हो गए। आज उन्हीं के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता इस देश में जहाँ पे बोला जा सकता है कि कैसे आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं किसी भी पार्टी पर, किसी भी नेता पर। और जब तक आप उसको जो है वैलिडेट नहीं कर सकते, जब तक वो डॉक्यूमेंट ना हो, जब तक उस पर कोई कार्रवाई के लिए आगे बात ना बढ़े। जहाँ बात आती है, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी की रैलियों में इतनी भीड़ होती है, प्रियंका जी कितनी, भाई जब इतना ही था तो आपको रायबरेली अमेठी छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? आप क्यों नहीं वहां पे इलेक्शन लड़े? आपको कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के साथ इलेक्शन में मिलकर लड़ रहे क्या जरूरत थी? जिस पार्टी ने आपको दिल्ली से, आपको पंजाब से उखाड़ा करप्शन के बेस पे, उस करप्शन की वजह से आपको वहां से उखाड़ा और आप उसी के साथ मिलकर आज इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि भैया हम जो है देश को आगे लेके जाएंगे। आप आज मैं 2004 का एक अमेठी का वीडियो देख रहा था जिसमें एक बुजुर्ग जो है अपना प्रियंका गांधी जी से क्वेश्चन करता है कि हमारी रोड टूटी पड़ी है, उसको बनवा दीजिए। उन्होंने क्लियर ये मेंशन है उस वीडियो के अंदर कि ऊपर से 100 रुपए चलते हैं और जो है 60 रुपए बीच में गायब हो जाते हैं, 40 रुपए बचते हैं। उसके अंदर जिस भी ठेकेदार को बोलते हैं तो ठेकेदार बदल जाता है, फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें ये देश भुगत चुका है, देख चुका है कि किस तरह का डेवलपमेंट, किस तरह की विचारधारा, किस तरह का विकास इस देश में हुआ है। सेम अगर मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी के सांसदों को, जो कि ऊपर से पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था कि आप अपने अपने क्षेत्र को, गाँव को गोद लीजिए ताकि उनका विकास हो सके। आप ये देखिए कि कोई भी एक गांव का नाम बता दे बीजेपी के प्रवक्ता कि ये गांव हमारे एक्स मिनिस्टर ने या एक्स एमपी ने या एक्स एमएलए ने या सीएम ने गोद लिया था और आज इसकी ये कंडीशन है। एक सिंगल गांव ऐसा नहीं है जो विकास के गोदी से उतरकर पैदल चल रहा हो। ठीक है, साथ में जी ठीक है यादव जी, बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगे तोमर जी, आपने सुना सभी प्रवक्ताओं को सुना बीजेपी, तोमर जी से आपसे पूछना चाहूंगी, आपने आईएनएलडी के प्रवक्ता को सुना, ओंकार सिंह को। ओंकार सिंह ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट नजर आ रही है और साथ ही अगर हरियाणा में बोगिंग, बता दें कि हरियाणा में अगर बोगस वोटिंग हुई है तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक चैलेंज क्यों नहीं किया, कंप्लेंट क्यों नहीं की, क्या कुछ इस पर कहेंगी? और साथ ही
आरोप लगाए कि अपनी हार का ठीकरा लगातार भारतीय जनता पार्टी बोगस वोटिंग पर फोड़ रही है। जी बिल्कुल, भाजपा जो है ना ही तो उनको ये है कि वो हारेंगे। भाजपा हारने वाली नहीं है, ना हारने वाली पार्टी है, ना कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने काम नहीं किया है, ना ही वो कोई भी ऐसी चीज कि अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिए क्या ये होगा। और दूसरी बात ये है कि ये बात करते हैं इन्होंने, मैं अभी जो प्रवक्ता बात कर रहे थे, मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो रायबरेली से क्यों भाग गए थे। क्यों उन्होंने रायबरेली जब शुरुआत से लेके आखिर तक इतने वर्ष दिए गए, वर्षों वर्षों उनका गढ़ रहा है रायबरेली, तब उसको एक रायबरेली एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए थी कि जिस तरह से उसको इतना ज्यादा उसमें सारी सुख सुविधाएं और सब तरह की चीजें होनी चाहिए थी, क्योंकि रायबरेली उनका अपना गढ़ था और कितने वर्षों उन्होंने देश पर राज किया। जबकि उसमें पानी जैसी समस्या भी प्रधानमंत्री जी ने करवाई। और आज भी ऐसा कुछ नहीं है कि रायबरेली बहुत ज्यादा युवा उसमें सब बेरोजगारी हट गई है। सब मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए सोनिया जी। दूसरा, आज एक बात बताइए, 10 सालों में क्या उनको नहीं दिखाई देता किस तरह की सड़कें बन गई है, किस तरह के पहले शौचालयों के लिए भी कितनी मारामारी थी और आज जगह जगह पर शौचालय, पिंक शौचालय और कितनी व्यवस्थाएं हो गई हैं, कितना साफ सुथरा ग्रीन नोएडा। क्या कौन से गांव की बात गांव बोदली नहीं कर पाए? आप देखिए किस तरह से हालात बदले हैं। आज देश के कई ऐसे शहर हैं, आप देखिए किस तरह से जमीनों के रेट यहाँ पर केएमटी बन गया है और हरियाणा में किस तरह की सड़कें हो गई हैं, किस तरह का इंफ्रा हो गया, कैसे लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या क्या मतलब कितना डेवलप हुआ है। क्या आप बताइए, इतने सारे मेट्रो, इतने सारे टोल, इतने सारे हवाई अड्डे, इतने सारे रोड कंस्ट्रक्शन बने हैं, तो क्या उसमें युवाओं को नौकरी नहीं मिली है? वो अपने आप बन गए हैं, ऊपर से मिट्टी डाली और सड़क पे काला पानी बन गए। किसी को कोई रोजगार नहीं मिला, किसी को कोई काम नहीं, बेवजह की बातें फैलाते हैं। मैडम ये इनको कोई काम तो है नहीं, बेरोजगारी 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 लगा रखी इन्होंने। बताइए कितना इन्होंने उसमें जो रायबरेली जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक उठा लीजिए, कितने इन्होंने काम किया। ये बार बार किसानों की बात करते हैं, जहाँ पे कांग्रेस सरकार है वहाँ क्या इन्होंने किसानों को कितनी दे रखी है। ठीक है, तोमर जी इसी पर जवाब ले लेते हैं। तोमर जी बता देंगे खुद ही। ठीक है, तोमर जी इसी पर जवाब ले लेते हैं। लगातार हमारे साथ अंश जी बने हुए हैं। अंश जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। तोमर जी ने कहा कि रायबरेली से क्यों भाग गए, क्योंकि कांग्रेस का तो रायबरेली एक तरह से गढ़ माना जाता है। इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या जवाब देंगे? देखिए, ये सारी की सारी बेकार की बातें, इस पर मैं क्या जवाब दूं। रायबरेली से कौन भागा? रायबरेली में आज राहुल गांधी वहां पे प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वहां पे से कौन भागा? मुझे एक चीज बताइए। नहीं, वहां पे राहुल गांधी जी वहां पे प्रत्याशी थे ना। और रायबरेली और अमेठी, ये दोनों के दोनों ऐसे क्षेत्र है जो कि कांग्रेस पार्टी के और जो सबसे ज्यादा खास एक क्षेत्र रहे हैं। और जो वहां पर विकास का हमने जो एक जाल बिछाया था, वहां पर आप देख लीजिए तमाम जितने भी बड़ी बड़ी वहां पर जो इंस्टीट्यूशन थी, फैक्ट्रीज है, वहां पर अगर किसी ने लाने का काम किया है तो वो राहुल गांधी जी ने 2004 से लेकर 2019 तक काम किया है। ये मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर कितना ज्यादा वहाँ पे हमने प्रचार किया कि ताकि महिलाओं को वहाँ पे रोजगार मिले। एनटीसीपीएल वहाँ पे लगाए, एम्स वहाँ पे लगाया। एम्स वहाँ पे राहुल गांधी जी एक और लगवाना चाह रहे थे, जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने उसको छोटे पैमाने पे करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी जी ने इसको आवाज उठाई और उसको बड़े पैमाने पर लाने के लिए कोशिश किया। तो कौन अमेठी में स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहा है, इसको लेकर राहुल गांधी जी ने कई बार प्रमाणित किया है। वहां पर आप लगा लो, कोई भी इसरो है, सॉरी इसरो कह रहा हूँ, IIM है, IIT है, कितने सारी ऐसी वहां पे फैक्ट्रीज वहां के जितने इतने सारे वहां पे नेशनल हाईवेज वहां से गुजरते हैं। तो ये सारे काम किसने किया है? वहां पर सोनिया गांधी जी ने किया है, राहुल गांधी जी ने किया है। तो रायबरेली और अमेठी को कोई भी छोड़ के नहीं गया। अमेठी में हमारे एक ऐसे प्रत्याशी उतरे हैं जो कि 40 साल से प्रियंका गांधी जी के साथ कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर तमाम गली गली को वो पहचानते हैं, वो पहचानते हैं। वहां पर तमाम जितने भी वहां पे घर है, हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता को अगर कोई अच्छे से पहचानता है तो वो किशोरी लाल जी हैं, जो कि हमारे अमेठी से प्रत्याशी हैं। तो अमेठी को किसने छोड़ा है? और आज मैं एक चीज कहता हूं, आप देखिए, जब रायबरेली और अमेठी के फेस में जब चुनाव था तो प्रियंका गांधी जी ने तमाम अपने जितने भी जो भी जी सर, मुद्दा बोगस वोटिंग को लेकर है। विकास कार्य तो हर पार्टी कर रही है,
सभी पार्टियां लगातार विकास कार्य कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास करेगी, कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो जीत का दावा हर कोई कर रहा है, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो बोगस वोटिंग पर है। इस पर जवाब दीजिए। जी। हाँ, मैंने जवाब दिया। मैंने पिछले काफी टाइम से इसका जवाब दे चुका हूँ। आप अभी भाजपा की प्रवक्ता ने तमाम जितने सारे आरोप लगाने थे, उन्होंने 1% भी उन्होंने मुद्दे पर लेकर बात नहीं की। उन्होंने तमाम रायबरेली, अमेठी, मोदी जी, तमाम हर चीज पर उन्होंने बात की, लेकिन मुद्दे पर लेकर उन्होंने एक बार भी बात नहीं की है। तो मैं उनका जवाब देने का यहाँ पे काम कर रहा हूँ। वो बार बार जो कह रही है ना कि बार बार 4 जून को परिणाम आएगा, पता चल जाएगा। 4 जून का जो परिणाम है वो स्पष्ट है कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और भाजपा की बौखलाहट है। तभी तो उनके जितने भी ये जो नेता हैं, तभी तो ये आरोप लगा रहे, मनोहर लाल खट्टर जी आरोप लगा रहे हैं कि भैया बोगस वोटिंग हुई है। नहीं तो इस प्रकार के वो बयान लगाने की जरूरत ही नहीं थी। 4 जून को आप वेट कर लीजिएगा और प्रधानमंत्री जी का खुद के बयान देख लीजिए, किस प्रकार से उनकी बौखलाहट हर फेस में सामने आती जा रही है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो बड़ा बात करें ना कि अमेठी और रायबरेली सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र है, एक चीज मैं कहता हूँ, वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में जिस गांव को उन्होंने गोद लिया, तो उसकी स्थिति देख लीजिए, वहां पर विकास क्या है, इसका वो जवाब दे दे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गांव गोद लिया है उसकी क्या स्थिति है, स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में जो गांव गोद लिया उसकी क्या विकास की स्थिति है, इसका वो जवाब दे दे तो ठीक है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है अंशु जी, समय का अभाव है, सबसे फाइनल कमेंट लेना है। ओंकार जी के पास जाना चाहूंगी, इनेलो का क्या रुख है बोगस वोटिंग को लेकर? ओंकार सिंह जी, कुछ ही सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए, फाइनल कमेंट। ओंकार जी, आवाज आ पा रही है आपको? लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है। रुक करना चाहेंगे वापस यादव जी का। जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपने सुना यादव जी, तमाम तरह के आरोप सभी पार्टियां लगा रही हैं, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। आपका क्या रुख है बोगस वोटिंग को लेकर? फाइनल कमेंट, कुछ ही सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए। जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि बोगस वोटिंग 100% लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। और अगर कोई भी पार्टी आज के दिन अगर बोगस पार्टी पोलिंग करवा रही है और उसके लिए सत्ताधारी पार्टी उस पर ऑब्लिगेशन रेज कर रही है, तो ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये रियलिटी में हुआ है, जो कि अभी हम कह नहीं सकते जब तक कि वो कोई वोटिंग चैलेंज ना हो और जब तक कि इलेक्शन कमीशन को उसका जो है कोई ना कोई एप्लीकेशन दी गई हो उसके अगेंस्ट, तो ये अगर ऐसा है तो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। साथ में ये अगर कांग्रेस अगर ये सोचती है कि बोगस वोटिंग के थ्रू अगर वो हरियाणा में आकर अपना राज स्थापित कर पाएगी, तो मुझे नहीं लगता ही कर पाएगी। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि जहां बोगस वोटिंग की बात कर रही है, पूरी चर्चा में हमने कहीं भी फॉर्म 17 की बात नहीं की, क्योंकि फॉर्म 17 का मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मुझे लगता है बोगस वोटिंग से कहीं ज्यादा खतरनाक है फॉर्म 17 का मैटर, जिसके अंदर क्लियरली ये बोला गया कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ वोटें जो है फॉर्म 17 के अकॉर्डिंग जो है एक्स्ट्रा दिखाई गई है। जबकि फॉर्म 17 एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जब भी वोटिंग क्लोज होती है तो उसके ऊपर नंबर ऑफ वोट, कितनी टोटल वोट पड़ी, कितने जो आपके मेल थे फीमेल थे उनका रेशियो क्या है, प्लस जो वहाँ पे प्रेजेंट जितने भी एजेंट्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके साइन होते हैं, उनका टोटल नंबर होता है, वो इलेक्शन कमीशन को जाता है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू अपलोड होता है। बट कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा मैटर है जो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है बोगस वोटिंग के चक्कर में। बट फॉर्म 17 का मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर गैर सुप्रीम कोर्ट की कोई इंटरवेंशन उसके अंदर है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही सीरियस है इस देश के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी, हमें उसको देखना चाहिए। साथ में जहां हम सुन रहे हैं कि भाई बीजेपी भी अलग अलग जो है तरह के आरोप लगा रही है, उन्हीं के बहुत से नेताओं को आपने सुना होगा जो बार बार बोल रहे हैं कि 4 जून के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। देखिए, बदलने के 2 रीजन है, या क्या सरकार बदल जाएगी या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, या आप क्या जनता को और अधिकारियों को या कोई सजा देना चाहते हैं इलेक्शन की, तो बदल क्या जाएगा? मुझे लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है और हम इसका आने वाले टाइम में देखेंगे कि जो बोला जा रहा है बार बार बड़े शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारे हरियाणा वासी। ठीक है यादव जी, समय का अभाव है। चर्चा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर जी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता अंश हमारे साथ लगातार बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। ओंकार सिंह जी, आपका भी धन्यवाद। लगातार हरियाणा में बोगस वोटिंग को लेकर सियासत गर्मा गई है।
हालांकि 25 मई को छठे चरण में हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गए, लेकिन हरियाणा में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार बोगस वोटिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है और साथ ही हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों पर एक्शन लेने की बात कही है और वहीं पर इसी पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लगातार मनोहर लाल सियासत कर रहे हैं, लगातार राजनीति गरमाई है। मनोहर लाल ने किस अथॉरिटी के आधार पर यह कहा है कि अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है, इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही अपनी हार मानना शुरू कर दिया है और वहीं ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom. Hey, listen.